हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप सामोता। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार यूनिट जिसका नाम है स्थिर विद्युतिकी, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करते ही पहली यूनिट आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मतलब कि ये हमारी डेली लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो ये इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या बातें पढ़नी है और इस यूनिट का क्या मतलब है, ये सारी बातें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। देखिए, ये जो स्थिर वैद्युतिकी शब्द है, इसको यदि दो टुकड़ों में तोड़ा जाए, यदि इस स्थिर वैद्युतिकी शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ा जाए, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास में दो शब्द बनते हैं। एक को कहा जाता है स्थिर, एक तो बनेगा यहां से स्थिर, और दूसरा हो गया आपके पास वैद्युतिकी। यानी एक फिजिक्स की, टोटल फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उसके गुण धर्मों का क्या करते हैं, अध्ययन। स्थिर आवेश, वैद्युत शब्द का दूसरा नाम क्या है, आवेश। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेश और उसके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, वो शाखा, वो ब्रांच क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। टोटल फिजिक्स है, वो काफी बड़ी है, उसके टोटल नॉलेज को किसी एक इंसान के लिए ना तो समझ पाना संभव है और ना ही किसी दूसरे को समझा पाना संभव है। इसलिए हमने क्या किया कि टोटल जो फिजिक्स है उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लिया, छोटी छोटी ब्रांच बना दी उसकी। और उन्हीं ब्रांच में से एक ब्रांच हमारे पास में कौन सी है, स्थिर वैद्युतिकी। और इस ब्रांच के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस ब्रांच में हमें पढ़ना है स्थिर आवेश और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुणों के बारे में। ठीक है। तो चलो, ये तो था स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। चलो इसके आगे देखिएगा। स्थिर वैद्युतिकी को समझने के लिए हमने इसके अंदर चार लेसन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमने चार लेसन को शामिल कर रखा है। एक जो शुरुआती चार लेसन है, उन चारों लेसन से मिलकर अपनी पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। तो देखिए, हम अपनी यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस पहले चैप्टर को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। पहले चैप्टर को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो देखिएगा, हमारा यूनिट का फर्स्ट जो लेसन है उसका नाम है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला लेसन है, लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, या मैं कहूं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वहां तक पहुंचने से पहले हमें काफी सारी बातें समझनी पड़ेंगी। जैसा जैसा कि हमने अभी कहा था कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेश का। तो सवाल उठा कि ये स्थिर आवेश होता क्या है। सबसे पहले अपना सवाल उठा कि स्थिर आवेश कहते किसे हैं। चलो, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि स्थिर का मतलब जो गति नहीं करे वो तो हो गया स्थिर। लेकिन अभी भी दिमाग में सवाल है कि आवेश किसे कहते हैं। तो अपना पहला टॉपिक हो गया एक तरह से कि हमें किसके बारे में समझना है, आवेश के बारे में। तो देखिए, आवेश होता क्या है। आवेश को समझने से पहले मैं आपको आवेश के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं, जो कभी ना कभी हम सब लोगों ने फेस किए अपनी डेली लाइफ के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो उस स्थिति में हम लोगों ने ये छोटा सा खेल खेला होगा। खेल क्या था, खेल ये था कि हम किसी अपने घर के मेंबर को लाते हैं, प्लास्टिक के चेयर के ऊपर बिठाते हैं, फिर अंदर से एक टॉवल लेके आते हैं और उस चेयर को टॉवल के बार बार ऐसे मारा जाता है, और फिर किसी दूसरे को पकड़ के लाते हैं, कहा जाता है कि इसको एक टच करो, इसको टच करो। तो जैसे ही वो बाहर से कोई दूसरा मेंबर आया था, वो उसको चेयर पे बैठे हुए पर्सन को टच करता है, तो हल्की सी वहां पर स्पार्किंग होती है, एक छोटा सा झटका सा लगता है बिजली का।
तो क्या चेयर के ऊपर हमने जब टॉवल से मारी तो उस स्थिति में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके कारण उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सा करंट का झटका लगा। ठीक है, इसी प्रकार से अक्सर हम कई बार ये देखते हैं कि ज्यादातर सर्दियों में होता है ऐसा, नहाने में तकलीफ होती है, सर्दी लगती है ना सर्दियों में, तो हम लोग ये देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में अक्सर हम नहीं नहाते हैं, काफी काफी दिनों तक नहीं नहाते हैं। कई लोगों को जानता हूं जो 15-20 दिन तक भी नहीं नहाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में अक्सर जब हम लंबे समय तक नहीं नहाते हैं, या ये कहूं कि अपने बाल जब बिल्कुल सूखे होते हैं, इनमें कोई तेल ऑयल ग्रीस ऐसी कोई चीज नहीं है, तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि जैसे ही आप अपने कंघी को बालों को बनाने के लिए पास में लेके आते हैं तो वो कंघी और बाल दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। यानी कंघी का काम है वो बालों को आकर्षित करने का नहीं था, वो तो बाल बनाने का काम करेगी, लेकिन उसने क्या किया, बनाने से पहले अपने वो जो बाल हैं उनको वो आकर्षित कर रही है। ये सब किसके कारण घटित होता है, ये भी होता है आवेश के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से और बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल है कि जैसे पेपर है, रफ कॉपी का कोई पेज है, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं और एक प्लास्टिक की स्केल ली, उस स्केल को अपनी पेंट के ऊपर या अपने हाथ या कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर ऐसे कुछ देर के लिए रगड़ते हैं और उसके बाद में उस पेपर के पास में लेके जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो जो स्केल है वो स्केल उन पेपर को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही एक बड़ा सा कॉमन लास्ट एग्जांपल आपको और बता रहा हूं, जैसे सर्दियों के दिनों में सर्दी से बचने के लिए हम अक्सर स्वेटर पहनते हैं और स्वेटर पहनने के बाद में जैसे मान लीजिए किसी रात के समय में आपने स्वेटर को उतारा तो आप ये देखते हैं कि उस स्वेटर के अंदर एक बिजली जैसी कड़कड़ाने की आवाज आती है, चरचराहट पैदा होती है। तो ये सब सारी जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, आवेश। इन सभी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, आवेश। अब देखो आवेश होगा क्या, चलो ये तो हमारी डेली लाइफ की कुछ घटनाएं हैं, लेकिन आवेश होता क्या है इस बात का हमें पता करना है। तो देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको आवेश की परिभाषा बता सकता हूं, बड़ी सिंपल सी परिभाषा। देखिएगा, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि जैसे कुर्सी वाला एग्जाम्पल लिया कि कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है और उस कुर्सी के ऊपर जब हम टॉवल से मारेंगे तो उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति आकर छुएगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा झटका लगेगा। तो देखो होगा क्या, क्या कुर्सी का मेन काम क्या है, कुर्सी का जो मेन टास्क है वो क्या है, कुर्सी का मेन टास्क है किसी व्यक्ति को उसके ऊपर बैठाना। भाई उसका कुर्सी का मुख्य काम है कि ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो। ठीक है, कुर्सी का काम ये तो नहीं है ना कि इसके ऊपर कोई बैठेगा तो उसके अंदर बिजली दौड़ेगी और जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको छुएगा तो उसको भी झटका लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि कुर्सी के ऊपर किसी को बिठाया, फिर हमने बाहर से एक प्रोसेस की, एक प्रक्रिया की कि एक टॉवल लेके आए और टॉवल से कुर्सी के ऊपर बार बार ऐसे मार रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमने ये देखा, क्या देखा कि कुर्सी के ऊपर बैठे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर हल्का सा झटका लगने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो कुर्सी है उसने अपना मेन टास्क, मुख्य कार्य वो तो छोड़ दिया, कुर्सी ने अपने मुख्य गुणों को तो त्याग दिया और कुछ अलग ही गुण प्रदर्शित करने लग गई। कुर्सी है उसने अपने जो मेन प्रॉपर्टीज है, अपने मुख्य गुण है, उनको तो त्याग दिया लेकिन कुछ अलग ही दर्शाने लग गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं कंघे वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो कंघी का मुख्य काम है बालों को बनाना, बालों को संवारना उससे, लेकिन हमने क्या देखा कि जो कंघी है वो बालों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। तो वही काम यहां पर हो रहा है कि कंघी ने अपने जो मुख्य गुण है इनको तो त्याग दिया, छोड़ दिया और कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज, कुछ अलग ही गुण प्रदर्शित करने लग गई। ठीक है, ऐसा ही हमने स्वेटर वाले एग्जाम्पल में देखा कि स्वेटर है उसका मुख्य काम था सर्दी को रोकना, तो उसने सर्दी को रोका, लेकिन जब हमने स्वेटर को उतारा तो उस स्थिति में हमने ये देखा कि स्वेटर के अंदर बिजली कड़कड़ाने की आवाज आ रही। तो क्या स्वेटर के अंदर बिजली भर गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात यहां पर वापस है कि स्वेटर ने अपनी जो मेन प्रॉपर्टीज है उनको तो छोड़ दिया, त्याग दिया और कुछ अलग ही प्रदर्शित करने लग गए। और ऐसा कैसा एग्जाम्पल, ऐसा कैसा काम कौन कर रहा है? स्केल। स्केल का मुख्य काम ये नहीं है
कि वो पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। स्केल का जो मुख्य काम है वो ये कि चलो उसको हम जैसे भी लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए काम में लेते हैं, वो उसकी मेन प्रॉपर्टीज है, मेन काम है। लेकिन उसने तो लाइन तो हम तब ड्रॉ करेंगे जब वो आकर्षण को छोड़ेगा, उसने तो आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सब एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखा कि जो भी कोई पदार्थ है, हमने उन पदार्थों के ऊपर कोई एक अलग से प्रोसेस लागू की है, एक प्रक्रिया लागू की है, और उस प्रक्रिया का प्रभाव यह हुआ है कि पदार्थ ने अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, अपने जो बेसिक गुण हैं, उनको तो छोड़ दिया और अलग से कुछ नए गुण पैदा हो गए उनमें। और ये जो ऐसा होने का जो गुण है, उस गुण को क्या कहा जाता है? आवेश। उस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो मैं ये कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण, किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने सामान्य गुणों को या कहूं मुख्य गुणों को, अपने सामान्य गुणों को या मुख्य गुणों को तो त्याग देता है और कुछ नए ही गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। इस प्रकार का जो पदार्थ का गुण है, उस गुण को क्या कहा जाता है? आवेश। इस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। अब ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है, ये तो एक समझने के लिहाज से बनाई है कि चलो आवेश क्या होता है, बेसिक रूप से आवेश क्या होगा, ये बात हमने इस प्रॉपर्टी, इन गुणों की सहायता से समझी है। डेली लाइफ में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये बात हमने इसके आधार पे समझी है। अब अगर अपने को लिखना हो तो लिखेंगे कैसे? तो देखिएगा, समझना सब लोग। आवेश का मतलब है कि कोई भी जो पदार्थ है उसमें उत्पन्न होने वाला ऐसा गुण जिसके कारण वो पदार्थ विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभावों को डेवलप करने लग जाता है। हमने क्या कहा था अभी? हमने ये कहा कि किसी भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न ऐसे गुण जिसके कारण वो अपने सामान्य मूल गुणों को तो छोड़ देगा और नए गुण पैदा हो जाएंगे उसमें। तो मूल गुणों को छोड़ने के बाद में ये जो नए गुण पैदा हो रहे हैं, ये जो नए गुण होंगे, वो नए गुण दो प्रकार के नए गुण उत्पन्न होंगे। एक होगा विद्युत प्रभाव और एक होगा चुंबकीय प्रभाव। एक जो गुण है उसे तो हम बोलेंगे विद्युत प्रभाव और एक गुण को बोला जाएगा चुंबकीय प्रभाव। कोई भी पदार्थ यदि आवेशित होगा तो उसके द्वारा या तो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होगी या चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये जो विद्युत क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन्हें प्रभाव के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण पदार्थ के द्वारा या तो विद्युत प्रभाव पैदा किए जाएं या फिर दूसरा चुंबकीय प्रभावों की उत्पत्ति की जाए, इस प्रकार के गुण को क्या कहा जाता है? आवेश। इस प्रकार के गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कोई एक पदार्थ है, सपोज करो कि ये कोई एक पदार्थ है जिसे हमने मान लिया डिनोट कर दिया ए से, ठीक है। इस पदार्थ के द्वारा अभी इस स्थिति में, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन मान लो, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, इस स्थिति में ना तो कोई इलेक्ट्रिक प्रभाव या इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कहीं विद्युत प्रभाव पैदा हो रहा है और ना ही इसके द्वारा कोई चुंबकीय प्रभाव पैदा हो रहा है। ना तो विद्युत प्रभाव डेवलप हुआ और ना ही इसके द्वारा चुंबकीय प्रभावों की उत्पत्ति हुई। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इस पदार्थ को कहेंगे अनावेशित पदार्थ। इस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अनावेशित पदार्थ, ठीक है। ये अभी है अनावेशित पदार्थ। लेकिन यदि यही पदार्थ, इसके ऊपर हमने कोई एक प्रोसेस लागू की और प्रोसेस को लागू करने के बाद में ये या तो विद्युत प्रभावों की उत्पत्ति कर रहा है, या तो विद्युत प्रभावों की उत्पत्ति कर रहा है, या फिर मैं कहूंगा कि ये चुंबकीय प्रभावों की उत्पत्ति कर रहा है। अब विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभावों की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात का हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर ये पदार्थ दूसरे पदार्थों को अपनी ओर या तो आकर्षित करने लग गया या उन्हें प्रतिकर्षित करने लग गया। अब देखो, इसमें आकर्षित तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिकर्षित करने लग जाए तो इसका मतलब उसके द्वारा विद्युत प्रभाव भी पैदा हो रहे हैं या चुंबकीय प्रभाव भी पैदा हो रहे हैं।
तो इस स्थिति में ये विद्युत प्रभाव भी डेवलप कर रहा है और चुंबकीय प्रभाव भी। तो हम इस पदार्थ को कहेंगे, अब कहेंगे आवेशित पदार्थ। अब इस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? आवेशित पदार्थ। पहले ये अनावेशित था, अब हमने इसे क्या बना दिया? आवेशित। और ये जो अनावेशित को आवेशित बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे कहा जाता है आवेशन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आवेशन। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या समझा? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। फिर हमने देखा आवेश क्या है। तो आवेश का सिंपल सा मीनिंग निकला कि किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र, या कहूं विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभावों की उत्पत्ति करता है, उस प्रकार के पदार्थ के उस गुण को क्या कहा जाता है? आवेश। अगर पदार्थ के द्वारा विद्युत प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो उस स्थिति में पदार्थ होगा अनावेशित पदार्थ। लेकिन यदि ये प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाएगा आवेशित पदार्थ। और अनावेशित को आवेशित बनाने की ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा, क्या कहेंगे? आवेशन की प्रक्रिया। ये हमारी इस चैप्टर की एक बेसिक सी बात थी। इसे यदि आपने ढंग से समझ लिया तो आगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब देखो सवाल ये उठा कि चलो एक हो गया आवेशित पदार्थ, एक हो गया अनावेशित पदार्थ, और अनावेशित को आवेशित बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने बोल दिया आवेशन की प्रक्रिया। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल उठा कि कोई भी पदार्थ वो आवेशित होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, यानी आवेशित होने के पीछे क्या रीजन है, आवेशन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ रहे हैं आवेश का मुख्य कारण। आवेश का मुख्य कारण। देखिएगा, आवेश का मुख्य कारण किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी जो पदार्थ है उसकी संरचना के बारे में हम सब लोगों ने छोटी मोटी बातें, सारी बातें पढ़ी हैं। देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा जो भाग है उसे कहा जाता है परमाणु। किसी भी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा भाग जो होगा उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। बहुत सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, अणु से बनेगा यौगिक, यौगिक से बनेगा तत्व, तत्व से फिर मिलकर बन जाएगा बड़ा पदार्थ। तो अगर हम इस श्रेणी में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा भाग होगा, उसे क्या बोला जाएगा? परमाणु। और परमाणु के होते हैं दो भाग। किसी भी परमाणु के कितने भाग होते हैं? दो। एक को कहा जाता है केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, जो केंद्र में होगा, केंद्रीय भाग, जिसको हमने नाम दे रखा है नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को हमने क्या नाम दे रखा है? नाभिक। और दूसरा, किसी भी परमाणु का जो दूसरा भाग है, नाभिक के अलावा जो भाग होगा, उसे कहा जाता है कक्षा। एक तो परमाणु का केंद्रीय भाग, जिसे तो हमने बोल दिया नाभिक, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का भाग, जिसे हमने बोल दिया कक्षा। अब ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के द्रव्य कण रहेंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं द्रव्य कण, मैं बात कर रहा हूं द्रव्य कण। एक होता है द्रव और एक हो गया द्रव्य। ठीक है, समझना सब लोग। द्रव्य का मतलब है ऊर्जा, द्रव्य का मतलब क्या है? ऊर्जा। और द्रव का मतलब है पदार्थ की अवस्था। जैसे मैं बात करूं पानी की, तो पानी की तीन अवस्थाएं हैं, एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव और एक हो गया गैस। कहने का मतलब पानी के जो अणु है इनके बीच में कितना गैप है, इसके आधार पर पानी की क्या संरचना होगी, क्या स्थिति होगी, उसे तो बोला जाता है अवस्था। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर द्रव्य। द्रव्य का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा से बने हुए कणों को कहा जाता है द्रव्य कण। तो मैं बात कर रहा था यहां पर नाभिक। नाभिक के अंदर दो प्रकार के द्रव्य कण होते हैं, एक को कहा जाता है प्रोटॉन और एक को कहा जाता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में
कितने प्रकार के द्रव्य कण उपस्थित होंगे? दो। एक को कहेंगे प्रोटॉन और एक को कहा जाता है न्यूट्रॉन। इसी प्रकार कोई भी परमाणु होगा उसकी कक्षा में एक दूसरा प्रकार का द्रव्य कण होगा जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इन तीनों प्रकार के द्रव्य कणों में से दो प्रकार के द्रव्य कण हैं वो तो होंगे चार्ज्ड यानी आवेशित, और एक प्रकार का जो द्रव्य कण है वो होगा अनावेशित। तो देखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन होता है अनावेशित, यानी इसके ऊपर टोटल जो चार्ज होगा उस टोटल चार्ज का मान कितना होगा? 0। ये किसी के प्रति कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों होते हैं आवेशित। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो आवेशित द्रव्य कण है इनके ऊपर एनर्जी एक दूसरे के विपरीत होती है, और विपरीत को दर्शाने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल हमने बना रखा है कि एक को प्लस मानो और दूसरा अगर इसका एंटी है तो इसे क्या मान दो? माइनस। तो हम इसलिए हम मानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कैसा चार्ज मानते हैं? नेगेटिव। ठीक है। ये किसी भी पदार्थ के परमाणु की एक निश्चित क्या होगी? संरचना। अगर मैं इसे डायग्राम के माध्यम से दर्शाऊं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। देखना सब लोग गौर से। ये हमारे पास कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु का हमने केंद्रीय भाग मान लिया। केंद्रीय भाग में दो प्रकार के द्रव्य कण पड़े हैं, कुछ प्रोटॉन है और कुछ क्या होंगे? न्यूट्रॉन। इस केंद्रीय भाग के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होगा दूसरे प्रकार का भाग जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरे प्रकार का द्रव्य कण जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे मैं इनमें से कुछ को ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ अलग कलर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है, ये जो रेड कलर किया है ये मान लो कि आपके पास है ऐसे मान लिया हमने कि हमारे पास में दो प्रकार के इसमें द्रव्य कण हैं। ये जो व्हाइट कलर वाले हैं, व्हाइट वाले तो हमने मान लिए हैं प्रोटॉन, व्हाइट वाले तो हमने मान लिए प्रोटॉन, और दूसरा ये तो हो गया व्हाइट, और दूसरा जो रेड कलर में है वो रेड कलर में हमने मान लिए न्यूट्रॉन। ये तो नाभिक का केंद्रीय भाग हो गया। दूसरा हमारे पास में है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कौन उपस्थित होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमारा जो टारगेट था वो ये समझना था कि किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश की उत्पत्ति क्यों होती है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमने किसी भी पदार्थ की परमाणु की संरचना को हमने समझा। ठीक है। अब देखिएगा गौर से जरा सब लोग ध्यान से। ये मेरे पास किसी एक पदार्थ की परमाणु की संरचना है। अब मैं क्या करता हूं कि इस पदार्थ को बाहर से मैंने कहीं से एनर्जी दे दी। बाहर से मैंने इसको क्या कर दी? एनर्जी दे दी, ऊर्जा इसको मैंने दी है। किसी भी प्रकार से मैंने इसको बाहर से ऊर्जा दी है। तो जब मैं इसको बाहर से ऊर्जा दूंगा तो इस ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? जो सबसे पहले आएगा उसके पास पहुंचेगी। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? कक्षा। कक्षा में कौन पड़े? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि जो ऊर्जा मैंने दी है उस ऊर्जा को इस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया, कैच कर लिया। इसके पास आएगी तो ये खाएगा इसको। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन है वो इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और इसकी ऊर्जा को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि इसको बाहर से ऊर्जा मिल गई। तो मैंने इसको ऊर्जा दी तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई। वृद्धि होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैं ऐसा देखो स्टेप वाइज लिख रहा हूं इधर। सबसे पहले हमने इसको बाहर से एनर्जी दी, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण की, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा को ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में क्या हो गई? वृद्धि। ठीक है। स्पीड बढ़ी तो स्पीड बढ़ेगी तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन है, पहले तो इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन पड़े थे, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? नेगेटिव। तो विपरीत आवेश होने के कारण दोनों में क्या लगा? आकर्षण बल। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नाभिक में पड़े प्रोटॉन के आकर्षण बल के कारण बंधा हुआ था।
और इस कारण ये लगातार इसी दीर्घ वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा था, चक्कर। लेकिन अब हमने इसको बाहर से ऊर्जा दे दी, ऊर्जा दी तो इसकी ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि, और ऊर्जा में वृद्धि हुई तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इसकी स्पीड में क्या हो गई, वृद्धि। स्पीड बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन स्पीड के बढ़ने के कारण एक स्थिति में इस नाभिक के आकर्षण बल से, नाभिक के आकर्षण बल से आजाद हो जाएगा, नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होगा तो इस कारण इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम अब क्या बोलने लग जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से क्या हुआ, इस बात को हम पूरा डिटेल में अब साइड में समझ रहे हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से। हमने क्या कहा कि जब कोई भी जो परमाणु है, उस परमाणु को हमने जब बाहर से, किसी भी पदार्थ को जब हमने बाहर से ऊर्जा दी तो ऊर्जा के कारण उस पदार्थ के परमाणु में उपस्थित, उस पदार्थ के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का क्या कर लिया गया, अवशोषण। और अवशोषण करने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से आजाद हो गया, और आजाद होकर ये किसकी तरह काम करने लग गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हमारे पास में दो प्रकार की सिचुएशन बन गई, दो प्रकार की कंडीशन बन गई, एक फर्स्ट और दूसरा मैंने इधर सेकंड मान ली। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझना भाई। देखिए फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तब की है जब हमने यहां पर इस परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी। ठीक है, यानी यहां पर जब आप बाहर से ऊर्जा नहीं दोगे उस स्थिति में ये परमाणु कैसा रहेगा, उदासीन, और उदासीन का ही दूसरा नाम हो गया अनावेशित। ठीक है, एक पहली कंडीशन है कि जब हमने परमाणु को बाहर से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं दी, नहीं देंगे ऊर्जा, तब क्या होगा, जब आपने ऊर्जा नहीं दी तो आप लोगों ने देखा कि परमाणु के केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप बाहर से ऊर्जा नहीं दे रहे हैं उस स्थिति में परमाणु के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने पदार्थ में परमाणु होंगे उतने ही पदार्थ में क्या होंगे, जितने पदार्थ में प्रोटॉन होंगे उतने ही पदार्थ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि धनावेश की मात्रा बराबर है, किसके बराबर है, ये लो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऋण आवेश की मात्रा के। धनावेश की मात्रा बराबर है ऋण आवेश की मात्रा के, दोनों मात्राएं बराबर हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कैसा हो गया, नेगेटिव। इसलिए टोटल चार्ज Q ऑफ टोटल बराबर कितना हो गया, 0। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या हो गया, नेगेटिव। सपोज करो कि हमने पहले मान लिया कि इसके अंदर प्रोटॉन है मान लो 10, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। क्यों हुआ, क्योंकि 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बराबर हुआ 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज। दोनों को जोड़ा तो हमें टोटल रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ, 0। ये तो तब की बात है जब हमने इसको बाहर से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान नहीं की। लेकिन अब हमने क्या किया कि इस परमाणु को बाहर से हमने कुछ एनर्जी दी, कुछ ऊर्जा दी, और कुछ ऊर्जा देने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो हमने बताया यहां पर कि जैसे आप बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के कौन से इलेक्ट्रॉन की भांति काम करने लग जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति ये कार्य करने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो पहले हमने माना था कि पहले प्रोटॉन कितने थे, 10। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो भी प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है इसमें, 10। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 9। ठीक है, अब देखो इसका टोटल आवेश निकालते हैं, Q टोटल बराबर क्या होगा, 10 प्रोटॉन का आवेश, 10 प्रोटॉन का आवेश, फिर प्लस
9 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऐसा ही तो होगा। तो 10 प्रोटॉन है, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, 9 इलेक्ट्रॉन है, उन पे कैसा है, नेगेटिव। तो 9 पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव, एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव आवेश बच गया। तो मैं कह सकता हूं क्यू टोटल बराबर कितना हो गया, एक प्रोटॉन का आवेश, ऐसे बोल सकता हूं इसे। ठीक है, अब देखो एक प्रोटॉन का जो आवेश है वो होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई है, प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, प्रोटॉन उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई, इसलिए ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या देखा कि जब आपने किसी पदार्थ को बाहर से ऊर्जा दी, तो ऊर्जा देने के कारण इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन की, इस पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही इस पदार्थ के ऊपर कैसे आवेश की उत्पत्ति होगी, कैसा आवेश इसके ऊपर डेवलप हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लो कि कोई जरूरी थोड़ी कि इससे बाहर इलेक्ट्रॉन निकले ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी प्रक्रिया लागू की और इसके ऊपर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसके ऊपर जमा हो गया। ठीक है, तो जब जमा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रोटॉन P बराबर तो 10 है, इलेक्ट्रॉन अब बढ़कर कितने हो गए, 11। 11 यानी कौन से आवेश की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, नेगेटिव, इसलिए इस स्थिति में टोटल आवेश Q टोटल बराबर कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा आवेश होगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। देखो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, सुनना मेरी बात। ये मैं रब कर देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। हमें यह पता करना था कि किसी भी पदार्थ को हम आवेशित कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक प्रक्रिया काम में ली, और प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि जब आप किसी पदार्थ को आवेशित करते हो तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस पदार्थ को ऊर्जा दी गई, ऊर्जा देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन उतने ही रहने के कारण धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, और धनावेश की मात्रा बढ़ते ही हम कहेंगे कि जो पदार्थ है वो धनावेशित हो गया। लेकिन यदि पदार्थ के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो हम कहेंगे पदार्थ ऋणावेशित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि पदार्थ है वो जो आवेश है वो आवेश दो प्रकार का हो गया, आवेश के प्रकार। देखिए शानदार रिजल्ट आ गया, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का हो गया हमारे पास में, दो। एक हो गया धनावेश और एक हो गया हमारे पास में ऋणावेश। धनावेश का मतलब हो गया पॉजिटिव और दूसरा ऋणावेश का मतलब हो गया नेगेटिव। अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहां से देखो क्या, पॉजिटिव चिन्ह का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो। प्रोटॉन की मात्रा कब ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, कमी। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। तो पहला कंक्लूजन निकला कि आवेश है वो कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार। एक तो हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव का सिंपल मीनिंग है धनावेश की, ये पॉजिटिव का सिंपल मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव का सिंपल मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कहें वृद्धि। ठीक है, दूसरा सारांश क्या मिला कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए उस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में हमें बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है तो उस स्थिति में पदार्थ रहेगा अनावेशित या उदासीन। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदले जाने के कारण या तो धनावेश की उत्पत्ति होगी या ऋणावेश की। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण हुआ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यदि आप किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या में स्थानांतरण करते हो, बदलाव करते हो, परिवर्तन करते हो, तो ही उस पदार्थ को क्या किया जा सकता है, आवेशित।
तो आवेश उत्पत्ति का सबसे मूल कारण हो गया दो पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, यह था आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण। अब मेरा यहां पर एक सवाल है कि क्या पदार्थ को आवेशित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को ही स्थानांतरित करना पड़ेगा? हम ये देख रहे हैं संरचना में, ये देख रहे हैं कि आवेश है वो प्रोटॉन पर भी होता है। जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करें, हम प्रोटॉन को भी तो स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या में भी तो कमी या वृद्धि कर सकते हैं, तब भी तो पदार्थ आवेशित हो सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी पदार्थ के लिए प्रोटॉन की संख्या को बदलकर उस पदार्थ को आवेशित नहीं कर सकते। इसका क्या रीजन है? क्योंकि यदि आप प्रोटॉन की संख्या को बदलना चाहते हो तो आपको नाभिक का विखंडन करना पड़ेगा। नाभिक का क्या करना पड़ेगा? विखंडन, तोड़ना पड़ेगा इसे। प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, तोड़ोगे तो प्रोटॉन की संख्या बदलते ही पदार्थ का परमाणु क्रमांक बदल जाएगा, और पदार्थ का परमाणु क्रमांक बदलते ही वो नया पदार्थ बन जाएगा, जो फिर से कैसा पदार्थ होगा? उदासीन। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के लिए प्रोटॉन की संख्या को परिवर्तित करने के लिए नाभिक का विखंडन करना पड़ेगा, और नाभिक के विखंडन से उस नाभिक के द्वारा दो नए उदासीन नाभिकों का निर्माण होगा, और उदासीन नाभिकों का निर्माण होने के कारण हम केवल उदासीन नाभिक ही प्राप्त कर पाएंगे, जबकि हमें करना क्या था? आवेशित। अतः प्रोटॉन की संख्या को बदलकर आप किसी भी पदार्थ को आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आवेश और आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज। आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज यानी आवेश के मुख्य गुणधर्म। तो देखिएगा आवेश के मुख्य गुणधर्म क्या क्या है। देखिए आवेश के मुख्य गुणों की बात करते हैं। आवेश के मुख्य गुणों में सबसे पहला मुख्य गुण देखिएगा, नंबर 1। यदि आवेश को आप एक भौतिक राशि मानते हैं, यदि आवेश को आप क्या मानते हैं? एक भौतिक राशि। तो आवेश को भौतिक राशि मानेंगे तो आवेश होगा एक अदिश भौतिक राशि। कैसी भौतिक राशि होगी? अदिश भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि आवेश पदार्थ का एक मुख्य गुण है, और मुख्य गुण है इस कारण इसकी कोई दिशा नहीं है, और दिशा नहीं है इस कारण हम इसे कैसी भौतिक राशि कहेंगे? अदिश भौतिक राशि। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है सदिश, और दूसरी भौतिक राशि को कहा जाता है अदिश। सदिश भौतिक राशियां सदैव सदिश नियमों का पालन करती हैं, और जबकि अदिश भौतिक राशियों के द्वारा सदैव बीजगणितीय नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, तो इस कारण इसके द्वारा कौन से नियमों का पालन होगा? अदिश या कहें बीजगणितीय नियमों का पालन होगा, और बीजगणितीय नियमों का पालन होगा तो दूसरा गुण हमें यहां से मिला। क्या मिला? नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टीज देखिए, आवेशों का योगफल। आवेशों का योगफल, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेशों का योगफल, आवेशों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए। ठीक है, तो देखिए हम कह रहे हैं कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, इस कारण जब भी आप आवेशों को जोड़ोगे तो आवेशों का आपको योगफल करना पड़ेगा। आवेशों का योगफल करने के लिए कौन सा योगफल करना पड़ेगा? बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल का सिंपल मीनिंग है, जो सामान्य गणित में हम योगफल करते हैं उस योगफल को कहा जाता है बीजगणितीय योगफल। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास यहां पर एक कोई सिस्टम पड़ा है, कोई निकाय पड़ा है, यहां पर एक आपके पास एक सिस्टम पड़ा है, निकाय पड़ा है कोई। ठीक है,
इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े पड़े हैं इस प्रकार के, ये छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, सभी टुकड़े आवेशित है, सभी टुकड़े आवेशित है। यूं मान लो कि ये एक बड़ा घर है और इस बड़े घर के अंदर ये सारे इतने सारे मेंबर हैं और सभी मेंबर आवेशित हैं। तो मैंने मान लिया कि जैसे ये पहला अंकल है, ये आवेशित है, इसके ऊपर आवेश है Q1, और जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। यूं मान लीजिए यहां पर कि पॉजिटिव का मतलब है मेल और नेगेटिव का मतलब है फीमेल। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर ये अंकल है, अंकल है तो इसका मतलब मेल है, मेल है तो मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, Q1 इसका नाम है, यूं मान लो। दूसरा ये आंटी है, आंटी है तो फीमेल, फीमेल है तो इसका आवेश हो गया नेगेटिव और इसका नाम है Q2। फिर ये दूसरा अंकल है, या मान लेते हैं ताऊ है, ताऊ है तो प्लस है और Q3। फिर ये ताई आ गई, ताई आ गई तो माइनस का Q4। फिर ये दादा, दादा को कैसे भूल सकते हैं, प्लस का Q5। फिर ये दादी और ये हो गया माइनस का Q6, और ये पिताजी को कैसे भूल गए, प्लस का ये हो गया Q7। ठीक है, ये एक घर के मेंबर है और इन मेंबर का ये बाहर जो संरचना हमने बना रखी है ये अपना घर है। घर को हम बात कर रहे हैं कि ये किसकी भांति काम कर रहा है, निकाय की भांति, सिस्टम की भांति। और सिस्टम के हमारे पास में कितने टुकड़े हैं, यहां पर 7, और सातों के सातों टुकड़े हैं वो आवेशित है। तो अब इस घर का टोटल आवेश हमें चाहिए, Q ऑफ टोटल, तो सभी आवेशों को जोड़ना पड़ेगा। और आवेश चूंकि एक अदिश राशि है इसलिए आवेशों का योगफल कैसा होगा, बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल का मतलब होगा कि जो चिन्ह के साथ जो योगफल हो रहा है उसे कहा जा रहा है बीजगणितीय योगफल। तो सबको जोड़ो चिन्ह के साथ। सबसे पहले प्लस का Q1 माइनस Q2, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो गया है। फिर प्लस Q3 माइनस Q4, फिर प्लस Q5 माइनस Q6 प्लस का Q7। और ये जो आवेशों का योगफल हुआ है इसे कहा जाता है आवेशों का बीजगणितीय योगफल। इसे क्या कहा जाता है, आवेशों का बीजगणितीय योगफल। ठीक है, ये हमारा आवेश का एक दूसरा मुख्य गुण था। अब देखो यहां से बीच में मैं आपको आवेश के आगे के जो गुण है वो बताने से पहले मैं यहां पर आपको 2-3 बातें और बता देता हूं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, देखिएगा। आवेश को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने तरीका बना रखा है। क्या तरीका बना रखा है कि कोई भी जो आवेश होगा उसका प्रतीक चिन्ह होगा Q। आवेश का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Q। हमने यहां पर अभी तो दर्शाया था, अंकल आंटी सबको Q से दर्शाया, बस फर्क ये किया कि मेल है तो पॉजिटिव, फीमेल है तो नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं आवेश के प्रतीक चिन्ह की। आवेश का प्रतीक चिन्ह है Q, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। ये आवेश का क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, दूसरा, आवेश एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि है तो इसका मात्रक होगा SI यूनिट होगी, इसका SI मात्रक क्या होगा। कोई भी जो आवेश होगा उस आवेश का SI मात्रक को दर्शाते हैं C से और इसे पढ़ा जाता है कूलाम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, कूलाम। ठीक है, कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां थी और 7 मूल भौतिक राशियों में एक मूल भौतिक राशि थी विद्युत धारा, जिसका मतलब होता है I बराबर Q बटा T। ठीक है, यहां से हमें Q चाहिए तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। तो Q बराबर I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसे ही कहा जाता है कूलाम। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवेश का SI पद्धति में मात्रक या तो एम्पियर इंटू सेकेंड या हो गया कूलाम। ठीक है, इसी प्रकार आवेश का CGS पद्धति में मात्रक,
सीजीएस पद्धति में आवेश का एस मात्रक होता है ईएसयू, या इसे कहा जाता है फ्रैंकलिन, या तो बोलते हैं ईएसयू या इसे कहा जाता है फ्रैंकलिन। ईएसयू का पूरा नाम होता है, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस पद्धति में आवेश का एक मात्रक है और एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ ESU। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और आवेश के बड़े मात्रक में सबसे बड़ा मात्रक जिसे हम बोलते हैं फैराडे, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। हम मान के चलते हैं कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ठीक है, ये आवेश की कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, अब सवाल बचा कि एक जो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे से पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, विमीय सूत्र। आवेश का हमें क्या बनाना है? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, विमीय सूत्र बनाने के लिए जो आपके पास ऐसा ही मात्रक है, जो भी भौतिक राशि का मात्रक है, उसे एमकेएस मात्रक में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें आवेश का मात्रक पता है, क्या है? कूलाम। अब चूंकि कूलाम है, वो मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक क्या है? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो या तो कूलाम लिखो या लिखो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसे चेंज करेंगे, तो ये इसके आधार पे विमीय सूत्र बनाएंगे, तो बड़ा कोष्टक MLT, इसके आगे कोई जरूरत होगी तो वो लगा देंगे। तो देखो, एम्पियर यहां आ गया ना, तो m की पावर 0 क्योंकि द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं है, l की पावर 0 क्योंकि लंबाई का कोई मात्रक नहीं है, t समय, समय पड़ा है, ये रहा सेकेंड, पावर 1, a यानी एम्पियर, पावर कितनी? 1। ये इसका क्या हो गया? आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, ये हमने गुणधर्मों से पहले, आवेश के जो मुख्य गुणधर्म है उससे पहले हमने आवेश की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अब इसके आगे आवेश के जो मुख्य गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़कर इस जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज है इसका आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।